डिस्कस किया था आपके साथ, प्लीज एनीबडी कैन कंफर्म कि लास्ट जो वर्ड मैंने आपसे डिस्कस किया था उसका वो कहां तक था? यदि किसी को याद हो तो। थिंक सी से डिस्कस कर लिए थे सारे कि नहीं हुए थे सी से, एंड हम पहुंचे कहां जैसे हैं अब? मुझे कुछ लग रहा है कि हमने लास्ट वर्ड जो डिस्कस किया था वो कोल्यूशन था। वीडियो आप कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में, कोल्यूशन। कोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? इसे कमेंट आया है। अच्छा ठीक है पूनम, ऑलराइट ऑलराइट। सो कोल्यूशन क्या होता है? कोल्यूशन को समझे, ज्यादातर आप एग्जाम्पल्स को अगर देखें ना तो कोल्यूशन एक तरह की अनैतिक संधि होती है। अनैतिक संधि एक सीक्रेट एग्रीमेंट जिसका इंटेंट रॉन्ग होता है। अगर सरकार और व्यापारी लोग आपस में मिलकर कुछ ऐसा एक सीक्रेट एग्रीमेंट कर लें कि देख लो कि चुनाव के समय व्यापारी जो लोग हैं वो पॉलिटिशियन को पैसा दें चुनाव लड़ने के लिए डोनेशंस के रूप में, और चुनाव जीतने के बाद जो पॉलिटिकल पार्टी है जब सरकार में, तो फिर वो ठेकेदारों और व्यापारियों के लिए कार्य करेगी, काम करेगी। तो इस तरह का एग्रीमेंट सीक्रेट किसी को बोला नहीं है, पर चुपचाप तरीके से जो एक गठबंधन कर लिया आपस में, दैट इज कॉल्ड ए कोल्यूशन, जिसकी इंटेंट रॉन्ग है, गलत है। क्योंकि ये जनता का पैसा है, पॉलिटिशियन का पैसा नहीं है, जो कई बार मन चाहे ठेकेदारों को देते हैं और वो ठेकेदार 50% पैसा लगाते हैं, 50% पैसा गायब कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड कोल्यूशन। तो कोल्यूशन ये नहीं कि बिजनेसमैन और सरकार के बीच में ही है, आप किसी फ्रेंड के बीच में भी कोई अगर सीक्रेटली कुछ एक आपस में उनके बीच में कोई एग्रीमेंट हो कि हमने ऐसा ऐसा करना और ये करना है, और उसका इंटेंट गलत था, उसका पर्पस गलत था, सोच गलत थी, दैट इज कॉल्ड कोल्यूशन। तो कोल्यूशन मीन्स कपट संधि। कपट संधि को बोलते हैं कोल्यूशन। और अगर मैं इसे कहूं तो ए सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर फ्रॉड पर्पस। फॉर फ्रॉड पर्पस, ए सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर फ्रॉड पर्पस, एक ऐसा एग्रीमेंट जो फ्रॉड करने के लिए जो है वो किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कोल्यूशन। एक ऐसा एग्रीमेंट जो फ्रॉड करने के लिए किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कोल्यूशन। ए सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर फ्रॉड पर्पस, इट इज कॉल्ड ए कोल्यूशन। इसके बाद बात करें तो नेक्स्ट जो वर्ड हमारे पास आता है फॉर अंडरस्टैंडिंग, दैट इज कॉल्ड contagious. Next word is contagious. contagious, contagious. तो contagious का मीनिंग क्या होता है? What is the meaning of contagious? तो शायद आपने साइंस में इसे सुना होगा, छुआछूत। छुआछूत, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो छूने से फैल जाती हैं। इसे संक्रामक, प्योर भाषा में कहें, साइंस की भाषा में संक्रामक। तो कई बीमारियां होती हैं संक्रामक, कुछ डिजीजेस होती हैं संक्रामक जो छूने से फैल जाती हैं। तो मीन्स विच स्प्रेड बाय
टच, विच स्प्रेड बाय टच, जो छूने से फैलते हैं, छूने से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती हैं। These diseases are called contagious diseases. For example, COVID-19 was such kind of disease जो आप किसी को छुएंगे, टच करेंगे तो वो डिजीज दूसरे आदमी में फैल जाएगी, तो ये कॉन्टेजियस होती है, छूने से, छूकर फैलने वाली। नाउ कॉन्ट्राइट, वेरी गुड वर्ड, कॉन्ट्राइट। देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो बहुत सारे हैं, मैं वो करवा रहा हूं जो मेरी नजर में इंपॉर्टेंट है। आफ्टर मेकिंग सो मैनी रिसर्च ऑन द ओल्ड पेपर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पेपर जो आज से 10 साल पहले भी आए थे, तो मैंने वहां पे कुछ कुछ वर्ड्स पाए कि कॉन्ट्राइट, कोल्यूशन, इसलिए मैंने वो करवा दी। तो मैं एग्जाम के अकॉर्डिंगली चल के आपको सिलेक्टिव वर्ड्स करवा रहा हूँ। आपकी वोकैब जितनी बढ़िया होगी उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा फ्यूचर में। पर जैसे मान लो कि एग्जाम महीने बाद आपका हो और आपको, या कल एग्जाम हो और आपको रिवाइज करना हो कुछ चंद वर्ड्स, तो आप इनको रिवाइज करके जाएं। दैट इज माय सजेशन। कॉन्ट्राइट नेक्स्ट वर्ड है CONTRIT। कॉन्ट्राइट। सो कॉन्ट्राइट का मीनिंग क्या होता है? कुछ लोग गलती करते हैं और गलती करने के बाद घोर पश्चाताप करते हैं, घोर पश्चाताप कि वेरी वेरी सॉरी, ये वो जो भी है, तो उसे कॉन्ट्राइट बोल देते हैं। मीन शोइंग कॉन्ट्राइट मीन्स घोर पश्चाताप दिखाना, घोर पश्चाताप। राइट, घोर पश्चाताप तो मीन्स शोइंग डीप सॉरो, showing deep sorrow for past mistakes। एक व्यक्ति पुरानी गलतियों के लिए आपसे माफी मांग रहा है और बहुत गहरा दुख प्रकट कर रहा है कि वेरी वेरी सॉरी, लिटरली सॉरी फॉर दिस, जो भी है, तो कॉन्ट्राइट आप उसे कहेंगे, कॉन्ट्राइट। राइट। नाउ कॉस्मोपॉलिटन, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कॉस्मोपॉलिटन, COSMO, कॉस्मोपॉलिटन। तो कॉस्मोपॉलिटन शब्द का अर्थ क्या होता है, अंडरस्टैंड करते हैं इसे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर कभी गए नहीं होते, माने उनकी रीच ही उतनी थी। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पूरा देश घूमते हैं, आज हिमाचल में हैं तो कल पंजाब में हैं, परसों दिल्ली हैं, कहीं केरल पहुंच गए हैं। व्यापारी लोग, ए बिजनेसमैन घूमता रहता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आज इंडिया, कल यूएस, परसों ब्रिटेन, उसके बाद सिंगापुर, जर्मनी एंड कोरिया एंड सो एंड सो फोर्थ। माने जो लोग पूरा विश्व घूमते रहते हैं, जिनके लिए पूरा विश्व उनका घर है। अगर आज मैं यहाँ हूं, कल मैं कहीं दूसरे देश में हूं, तो इट मीन्स मैं परमानेंटली किसी भी देश में नहीं हूं, मैं पूरी दुनिया के अंदर लगातार घूम रहा हूं। दैट पर्सन इज कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन। कुछ इंडियन एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो हाल फिलहाल में फेमस हुई हैं बहुत ज्यादा, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा। तो प्रियंका चोपड़ा को अच्छे कैरेक्टर्स और रोल्स मिल रहे हैं हॉलीवुड की फिल्मों में। तो अब हॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्में शूट होती हैं कुछ चाइना में, कुछ साउथ कोरिया में शूट होती है, कुछ अमेरिका में शूट होती है, कुछ फ्रांस में शूट होती हैं। तो आज वो यहाँ, कल वो वहां, ऐसे। तो ऐसे लोगों की जो डेली लाइफ है वो पूरे विश्व में घूमती है। तो दैट इज कॉल्ड, दैट लाइफ इज कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन। तो कॉस्मोपॉलिटन मीन्स एक तरह का पर्सन जो
जिसके लिए पूरी दुनिया उसका घर है। ए पर्सन टू whom to whom whole world is his or her house। मैंने पूरा विश्व उनका उनका घर होता है। दैट इज कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन। और नेक्स्ट है क्रेडुलस। वेरी बिग वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कई बार हिमाचल में पूछा गया हुआ शब्द है एग्जाम के अंदर, कई बार आया। और ये क्रेडुलस, CREDULOUS। वोकेबलरी वाली क्लास में भी मैंने नाइव, क्रेडुलस, ऐसे ऐसे वर्ड्स करवाए थे। इफ यू रिमेम्बर, तो मैंने ऐसे ऐसे वर्ड्स करवाए थे, क्रेडुलस, नाइव, इत्यादि इत्यादि, राइट। तो क्रेडुलस का मीनिंग क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पर भी आसानी से विश्वास कर लेता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड क्रेडुलस। Who easily believe others, who easily believes other, जो दूसरों पर आसानी से विश्वास कर ले, दे आर कॉल्ड क्रेडुलस। जो आसानी से दूसरों पर विश्वास कर ले, दे आर कॉल्ड क्रेडुलस। तो कुछ लोग ऐसे बेचारे भोले भाले होते हैं कि किसी पर भी आसानी से विश्वास कर लेते हैं। जैसे आपने कहा कि ये है, किसी ने कहा कोई और वो है, तो वो आसानी से किसी पर भी विश्वास कर ले। दैट हैबिट इज नॉट राइट, क्योंकि ऐसे में आपका ठगा जाना बहुत आसान है। तो किसी पर भी ब्लाइंडली विश्वास नहीं करना चाहिए। पर क्रेडुलस एक ऐसा भोला भाला इंसान है जो किसी पर भी आसानी से विश्वास कर लेता है, क्रेडुलस। नाउ क्रीमेटरी। क्रीमेटरी क्या होती है? CREMATORY, क्रीमेटरी। So what is crematory? Crematory means शमशान, right? तो शमशान मीन्स जहां बॉडीज को जलाया जाता है, where dead bodies are burned, where dead bodies are burnt, जहां पे मुर्दा शरीरों को जलाया जाता है, where the dead bodies are burned is called crematory, right? So curfew, next word is curfew। कर्फ्यू तो आपने सुना होगा, कोविड के टाइम पर ये वर्ड काफी फेमस हुआ, क्योंकि हर कहीं पर गवर्नमेंट कर्फ्यू लगा रही थी ताकि लोगों की आवाजाही या गैदरिंग ऑफ पीपल मस्ट स्टॉप। लोगों की गैदरिंग रुकनी चाहिए। इन गैदरिंग से तो फैलता है। यदि मैं 4 लोगों के बीच में बैठा हूं, तो अब उन 4 में कोई एक इन्फेक्टेड हुआ, कोविड-19 का पॉजिटिव हुआ, तो सबको फैल जाएगा उससे। सो गैदरिंग वाज नॉट परमिटेड। तो कर्फ्यू में क्या होता है, गैदरिंग अलाउड नहीं होती है। 4 से ज्यादा ये कानून है कि 4 से अधिक लोगों की गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। तो विच मीन्स वेयर गैदरिंग इज नॉट अलाउड, गैदरिंग की यहां इजाजत नहीं होती है। मैं पानी पी के आता हूं, प्लीज वेट करें 1 मिनट के लिए।
ओके, सो हमने कर्फ्यू डिस्कस किया। कर्फ्यू मतलब एक ऐसी तरह की कंडीशन या स्थिति जिसमें कि आ, जो लोगों की आवाजाही पर थोड़ी सी लगाम लगती है, प्लस गैदरिंग तो बिल्कुल अलाउड नहीं होती। 4 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग अलाउड नहीं होती। अब डी से हम कुछ वर्ड्स डिस्कस करेंगे। तो डी से वर्ड है डेमागॉग। बहुत ही बढ़िया वर्ड, डेमागॉग। तो DEMA, डेमागॉग, DEMAGOGUE, डेमागॉग। सो व्हाट इज डेमागॉग? अब देखो, इसको आपने अंडरस्टैंड करना हो तो मेरी वोकैब की क्लासेस आप देख लो एक बार। उसमें एक शब्द था एगोगोस, जिसका मीनिंग था मिसलीड करना, मिसलीड। और डेमो होता है पीपल। तो जो भी जनता को मिसलीड करता है उसे बोलते हैं डेमोगॉग। तो हु मिसलीड द पीपल, जो जनता को गलत रास्ते पे लेके जाते हैं, भटकाते हैं, इत्यादि इत्यादि। सो मीन्स हु मिसलीड द पीपल, हु मिसलीड पीपल, PEOPLE, हु मिसलीड पीपल, जो जनता को मिसलीड करते हैं, दे आर कॉल्ड डेमोगॉग, हु मिसलीड द पीपल। ज्यादातर एग्जाम्पल के तौर पे पॉलिटिशियन को ऐसा कहा जाता है कि जो पॉलिटिशियन होते हैं वो जनता को मिसलीड करते हैं। पॉलिटिशियन जनता को मिसलीड करते हैं। वो चुनाव में इमोशनल होकर वादे कर देते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अल्टीमेटली जब वो नहीं होता तो लोग बेचारे ठगा सा महसूस करते हैं। तो डेमागॉग मीन जो पब्लिक को मिसलीड करे। नेक्स्ट है नेक्स्ट वर्ड है डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है डर्मेटोलॉजी, DERMATOLOGY, डर्मेटोलॉजी। तो डर्मेटोलॉजी क्या होता है, तो अंडरस्टैंड कीजिए। DERMA, डर्मा मीन्स स्किन। अब ये मैंने करवा रखे हैं वोकैब वाले सेक्शन में, तो आप वहां से देख लें। और लोगी मीन्स स्टडी, डर्मेटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ स्किन। तो स्किन का अध्ययन करना, स्किन, स्टडी ऑफ स्किन, चमड़ी का अध्ययन। वो उनका एक चैप्टर होता है डर्मेटोलॉजी। एक सेमेस्टर में एक पूरा सब्जेक्ट होता है डर्मेटोलॉजी। तो उनको उसमें पढ़ाते हैं डिटेलिंग से कि व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। तो इस तरह से होता है डर्मेटोलॉजी। नाउ डेस्टिट्यूशन, अगेन वेरी पावरफुल वर्ड, डेस्टिट्यूशन, DESTITUTION, डेस्टिट्यूशन। तो डेस्टिट्यूशन क्या है, आइए अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, दुनिया में गरीबी तो बहुत है, किसी देश में कम, किसी देश में ज्यादा। यदि किसी पर्सन के पास गाड़ी नहीं है, अच्छा फोन नहीं है, तो शायद वो इंडिया में गरीब समझेगा खुद को। अब चलते हैं अमेरिका। अमेरिका में गरीब होने की डेफिनेशन क्या है? जिस फैमिली में अमेरिका में सिर्फ एक ही कार होती है, उस फैमिली को अमेरिका में गरीब फैमिली कहते हैं, पुअर फैमिली कहते हैं। अब आइए चलते हैं इथोपिया में, बहुत ही गरीब देश।
वहां तो लोग कई बार 3-3 दिन खाना नहीं खा पाते हैं। इस हद तक गरीबी है, इस हद तक। तो गरीबी की डेफिनेशन है। अमेरिका में जब आपके पास घर में एक ही कार है, तो आप गरीब हैं। इंडिया में आपके पास कार नहीं है, फ़ोन नहीं है अच्छे वाला, तो आप कहते हैं कि आप हम गरीब हैं, जो भी है। और कई हुआ? अच्छा आगे? ओके, सो लैकिंग द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। जब आपको रोटी, कपड़ा और मकान ये बेसिक नीड्स हैं। रोटी हो गई, कपड़ा हो गया, मकान हो गया। तो रोटी, कपड़ा, मकान ये ज़िंदगी की बेसिक ज़रूरतें हैं और आपने मानो 3 दिन से खाना ही नहीं खाया हो, तो फिर हालत तो बद से बदतर है ना। इस बद से बदतर हालात को बोलते हैं डेस्टिट्यूशन। एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँगा इथियोपिया का। इथियोपिया एक ऐसा देश है जहाँ की कहानियाँ सुनकर रूह काँप जाती है कि वहाँ कुछ लोगों ने तो 1-1 हफ्ते से खाना नहीं खाया होता है। 1 हफ्ते से खाना नहीं खाया है। बच्चे कंगाल हो रखे हैं, बीमारियाँ उनको लग रही हैं, कुपोषणता से लोग मर रहे हैं। तो दैट इज़ वेरी, वेरी बैड सिचुएशन इन इथियोपिया, वेरी बैड सिचुएशन। तो कई बार कुछ लोग कहते हैं कि भई आपके पास जो भी है, आपको थोड़ा संतोष करना चाहिए। यदि आप खुद को अमेरिका से कंपेयर करेंगे या अपने आप को फ्रांस से कंपेयर करेंगे, तो एक्चुअली उन्होंने हमसे ज़्यादा मेहनत की है। जिस तरह से अगर मान लीजिए कि आपके सपोज़ आपके पापा और आपके दादा ऐसे लेते हैं। यदि आपके जो दादाजी हैं, यदि वो क्लास 2 कर्मचारी होते हैं, जैसे मान लो तहसीलदार वो रहे होते दादा आपके, उसका आपके जो पापा हैं वो कहीं डीसी लगे हैं, तो आपको लाइफ में आगे जाने के लिए कोई ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। आप थोड़ी-सी मेहनत से भी आगे पहुँच सकते हैं। पर जिन परिवारों में मन मीडियम क्लास फैमिलीज़, जिन परिवारों में छोटे-छोटे कर्मचारी होते हैं या कोई ख़ास इतना नहीं है, तो फिर उन परिवारों के अंदर बच्चों को आगे जाने के लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो अमेरिका या फ्रांस या यूरोप के अंदर उन लोगों ने बहुत पहले से बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन अगर कहे कि अच्छा ओके हमारे पास अच्छी वाली गाड़ी नहीं है तो वो गरीब फील करें तो चलता है। तो दुनिया के ऐसे भी देश हैं जहाँ पर खाना नहीं है, दैट इज़ वेरी, वेरी स्ट्रेंज थिंग। आप नेट पे सर्च करना इथियोपिया एंड यू विल रियलाइज़ सर्टेन पिक्चर कि क्या होता है वहाँ पे और क्या रहा है वहाँ पे, इस तरह से। नाउ डेस्टिट्यूशन के बाद डेक्स्ट्रस, DEXTERO, DEXTEROUS, डेक्स्ट्रस। सो डेक्स्ट्रस क्या होता है? डेक्स्ट्रस मीन्स जो व्यक्ति स्किलफुल है, जिसे काम करने आता है, जो कुशल है, जो दक्ष है। तो कुशल आदमी को बोलते हैं डेक्स्ट्रस, कुशल व्यक्ति, कुशल होना आपका। ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो डेक्स्ट्रस क्या होगा? हु इज स्किलफुल, हु इज स्किलफुल।
हु इज स्किलफुल, मान जिनके पास स्किल होता है, जिनके पास टैलेंट होता है, दे आर कॉल्ड डेक्स्ट्रस. हु इज स्किलफुल, dexterous. What is diatribe? Very, very important word. Diatribe. D-I-A-T-R-I-B. D-I-A-T-R-I-B-E. Diatribe. So होता क्या है डायट्राइब, आइए समझते हैं. क्या मीनिंग है डायट्राइब का, आइए अंडरस्टैंड करते हैं. सो कि आप तरीके से निंदा की करना चाहते हैं तो उसे बोलते हैं डायट्राइब, कठोर निंदा. तो मीन्स दी बिटर मीन्स कड़वे शब्द यूज करना. बिटर अटैक ऑफ वर्ड्स फॉर एनीबडी. जब किसी के लिए बड़े कटु शब्द यूज करते हैं, बड़े ही मतलब कह सकते हैं कि कठोर या कड़वे चलिए जब आप किसी व्यक्ति पर तानाशाही दिखाते हैं तो दैट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप, राइट. समय समय के साथ दुनिया भर में तानाशाही मौजूद रही है. समय समय के साथ दुनिया भर में तानाशाही मौजूद रही है. राजाओं और महाराजाओं के समय, नवाबों के समय तानाशाही तो अपनी चरम सीमा पे होती थी. तानाशाही, अगर आपने हिटलर का नाम सुना हो तो ये वो व्यक्ति था, हिटलर, यह वो व्यक्ति था जिसने तानाशाही की सीमाएं पार कर दी थी. अपने लोगों को डराना, धमकाना. जब आप किसी पर जोर जबरन कोई काम करवाना चाहते हैं किसी से, दैट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप. तो राजा, महाराजा, अंग्रेज, सुल्तान, नवाब यहाँ पे रहे, इन सभी लोगों ने भारत के लोगों पर तानाशाही दिखाई है. तो मीन्स गवर्नमेंट carried by government carried by absolute rulers.
जब सरकार कुछ ऐसे बड़ी एब्सोल्यूट रूलर्स माने वो रूलर्स, वो शासक जो अपनी पावर का पूर्णतः इस्तेमाल करते हैं। एब्सोल्यूट मीन्स कि तानाशाही दिखाते हैं। एब्सोल्यूट पावर होना, एब्सोल्यूट पावर। तो एब्सोल्यूट पावर मीन्स कि कोई आपको टोक नहीं सकता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, अंडरस्टैंड करिए, इवन प्रधानमंत्री भारत की कितनी पावरफुल पोजीशन है। भारत के प्रधानमंत्री की कितनी पावरफुल पोजीशन है, परंतु उनके पास भी यह हक नहीं है कि जो उनका मन करे वो कर सकते हैं। ऐसा अलाउड नहीं है, कानून से देश चलता है। जब एब्सोल्यूट पावर होती है, तो जब राजाओं और महाराजाओं का समय था, तो उनके पास एब्सोल्यूट पावर थी। एब्सोल्यूट पावर मीन्स जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पावर। नाउ नेक्स्ट है जी डायर्नल। डायर्नल नेक्स्ट वर्ड है डायर्नल। डायर्नल सो डायर्नल क्या होता है? डायर्नल का मीनिंग क्या होता है? जहां तक डायर्नल के मीनिंग की जब बात की जाए, दैनिक जो भी आप रोज कार्य करते हैं, जैसे मानो रोज आप जो है वो जाके टेनिस खेलते हैं, रोज आप शाम को जो है वो मंदिर जाते हैं, या रोज आप सुबह सुबह जो है वॉक करने जाते हैं, राइट? तो उसके बाद फिर आप कुछ करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे आप अगर स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आप सुबह सुबह जो है वो वॉक करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं, देन आप स्कूल को जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कॉलेज के बाद आप फिर वापस आते हैं, फिर आप जिम जाते हैं, जो भी है। तो दैट इज कॉल्ड डायरनल एक्टिविटीज। आपने दैनिक दिन में आपने क्या काम किया, वो आपकी डायरनल एक्टिविटीज होती हैं। मीन्स द डे टाइम एक्टिविटीज, राइट? आपने दिन में क्या क्या किया, ऑफ द डे टाइम, ऑफ द डे टाइम, ऑफ द डे टाइम। आपकी दैनिक गतिविधियों का ब्यौरा मीन्स डायरनल इंफॉर्मेशन। डायरनल इंफॉर्मेशन, राइट? तो नोट्स बनाते जाओ साथ साथ में ही, और बड़े तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर हम काम अपना समाप्त कर देंगे जल्दी। नेक्स्ट है जी डायनेस्टी। डी से आखिरी वर्ड डायनेस्टी। और आपने कई बार सुना होगा कि डायनेस्टी का मतलब क्या है। तो जहां तक डायनेस्टी की बात है, वंशवाद, हिंदी में कहते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि उसमें उनमें वंशवाद है, क्योंकि जिस परिवार से वो आते हैं उन परिवार में भी प्रधानमंत्री रहे। जैसे राहुल गांधी जी के नाना मीन्स जवाहरलाल नेहरू, वो प्रधानमंत्री। तो नाना नहीं, नाना तो उनके फिरोज खान हो गए। राहुल गांधी जी के पापा राजीव गांधी, पीएम। राजीव गांधी जी की जो मां इंदिरा गांधी, वो पीएम। इंदिरा गांधी के पापा जवाहरलाल नेहरू, वो पीएम। तो नेचुरली ऐसा लोगों को लगता है कि ये तो पूरी फैमिली ही पीएम की रही है, तो ये वंशवाद है कि अब इनके आगे बच्चे भी जो है पीएम बनना चाहते हैं, देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी राहुल गांधी जी को दिक्कत पैदा हो जाती जब उन्हें कोई वंशवाद के जाल में जो है फंसा देता है। तो वंशवाद मीन्स रूल ऑफ फैमिली। मन एक फैमिली पे जैसे फादर थे पहले नवाब, और पिता के जाने के बाद बेटा बन गया नवाब, ये वंशवाद है। पहले राजा थे, किसी किसी पापा जो थे राजा थे,
एंड पापा के बाद उनका बेटा बन गया राजा। तो ये भी क्या है, डायनेस्टी है, ये एक तरह का वंशवाद है, इस तरह से। नेक्स्ट है अब ई से कुछ वर्ड एडिबल। कुछ शब्द हम ई से डिस्कस करने वाले हैं, जैसे EDIBLE। एडिबल मीन्स खाने योग्य, जिसे आप खा सकते हैं। मीन्स विच कैन बी ईटन, विच कैन बी ईटन। जिसे आप खा सकते हैं, विच कैन बी ईटन। तो जिसे आप खा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एडिबल। नाउ नेक्स्ट है इफेमिनेट। वेरी वेरी ग्रेट वर्ड, इफेमिनेट। So what is effeminate? Effeminate means एक ऐसा मर्द जिसमें औरतों वाले गुण हो। सवाल है कि इसका क्या मतलब हुआ कि जो मर्द जिसमें औरतों वाले गुण हो। A man who has qualities of a woman। तो एक ऐसा मर्द जिसमें जो क्वालिटीज हैं वो एक महिला जैसी है या महिला वाली है, उसे इफेमिनेट कहेंगे। अब कोई बोले कि कैसे, मतलब कैसे माने कि इस वर्ड का मीनिंग एग्जैक्टली ये है या इसका मीनिंग क्या हुआ। तो देखा जाए, जिसमें मतलब मैन है, जो सोसाइटी है उस मैन से क्या एक्सपेक्ट करती है कि बाहर जाए काम करे। तो एक महिला से क्या एक्सपेक्ट करती है सोसाइटी कि बच्चों को संभाले, खाना बनाए, इत्यादि इत्यादि। और वो जमाना गया। अब विमेन जो है वो घर पे रहकर अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहती कि बच्चों को बड़ा कर दिया, खाना बना दिया, बर्तन साफ कर दिए, घर का सारा काम कर दिया, तो इससे उनके जीवन में कोई भी तरक्की या प्रोग्रेस या प्रमोशन उनको नजर नहीं आती, ना उनको रिस्पेक्ट नजर आती। और वैसे भी अगर आप बिना करियर बनाए हुए अगर ऐसे काम में लगे रहते हैं तो आपका कोई फ्यूचर इंडिपेंडेंटली तो नहीं होगा। और सपोज कल परसों क्या पता इन लॉज या आपके बीच में कुछ ऐसा हो जाए तो आपको बातें सुनाएंगे और आपको सुननी पड़ेंगी, क्योंकि आपने खुद अपने लिए एक गड्ढा खोद दिया ये लाइफ चुनकर। यदि आपके पास जॉब रहती, कोई आपको रोक टोक नहीं सकता है, क्योंकि आपके पास एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है। सो द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इन लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विमेन। अब हैविंग सेड दैट, एक मैन जो है वो महिलाओं वाले कार्य करे जो समाज मानता है, जैसे पोछा लगाना, घर में सफाई कर देना और कुकिंग कर देना, बच्चे को संभालना, उसका डायपर चेंज कर देना। और उसकी मम्मी जो है वो जॉब करने जा रही है, तो वो जो है महिलाओं के सारे काम कर रहा है और लोग उसे मजाक उड़ा रहे हैं, लोग उसका कि देखो ये तो पूरी महिला बन चुका है, महिलाओं वाले सारे गुण इसमें है। तो उसे कहते हैं इफेमिनेट। इफेमिनेट का मीनिंग ये नहीं कि कोई महिला जैसी सेक्सुअल तरीके से एक्टिविटीज करे, वो अलग है। जो है मैन और वो किन्नर होते हैं, जो है मैन और विमेन जैसे वो बिहेव करते हैं, तो वो अलग चीजें हैं। वो इसमें है वो प्रॉपर मैन, मगर उसमें जो कार्य कर रहा है, जो क्वालिटीज है कि वो अच्छी चपाती बना लेता है, राइट, या सफाई बहुत अच्छी कर लेता है, राइट, या बच्चे को चुपचाप जो है वो चुप करा देता है, तुरंत बच्चा रो रहा है तुरंत उसने लिया और
कोई पोइम सुनाई, उसे चुप करा दिया। अक्सर ये क्वालिटीज विमेन में होती हैं। अगर ये मैन में है तो वो एक इफेमिनेट हुआ। तो इफेमिनेट शब्द जो है काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, एंड दैट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीरियसली कई बार एग्जाम में आ चुका है। इगोइस्ट, नेक्स्ट वर्ड है इगोइस्ट, EGOIST, इगोइस्ट। सो इगोइस्ट का मीनिंग क्या होता है, आइए समझते हैं। मैंने आपको एक टाइम पहले वोकैब की क्लास में कहा था कि ईगो मीन्स घमंड। ईगो का मीनिंग होता है घमंड। सो इगोइस्ट मीन्स एक ऐसा पर्सन जो घमंड दिखाए, राइट? ए पर्सन हु हैज ईगो मीन्स घमंडी। और इंग्लिश में कहें तो ए पर्सन हु हैज ईगो। ए पर्सन हु हैज ईगो, एक व्यक्ति जिसमें घमंड है। तो कुछ लोग होते हैं हमारे आस पड़ोस में जिनमें घमंड होता है, और वो ठीक चीज नहीं है, पर होता है तो होता है, दैट्स इट। घमंड है। चलिए, आज हम यही तो डिस्कस करेंगे, और कल कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ हम फिर इंटरेक्शन करेंगे। आपने रोज में जो करवा रहा हूं पढ़ते रहना है, अंडरस्टैंड करते रहना है, और बाद में फिर हम टेस्ट सीरीज चला देंगे आपकी। जब आपके एग्जाम अप्रोच करते नियर आते हैं तो टेस्ट सीरीज हम चला देंगे आपके लिए, और फिर देखते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस क्या रहती है, राइट? एंड साथ साथ में कुछ मैंने ना लाइव सेशन किए होते हैं यूट्यूब पे। कुछ मैंने लाइव सेशंस किए होते, से मान लो मैं 7 से एक्चुअली 8 रोज यूट्यूब पे लाइव सेशन करता हूँ। तो आपको जब टाइम मिले ना शाम को, तो आप वो लाइव सेशन देख लिया करो। जैसे आज इंग्लिश के ऊपर एक लाइव सेशन था, मैंने वो किया उसके ऊपर प्रैक्टिस सेशन, तो आप उसे बाद में देख लिया करो। अगर आप एक बार उसे फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेंगे ना, तो फास्ट फॉरवर्ड करके काफी चीजें आपको वहां से याद हो जाएंगी, रिमेम्बर हो जाएंगी। तो आज इतना ही, कल बाकी बातें फिर डिस्कस करेंगे।